नमस्कार दोस्तों। न हार होनी चाहिए, न हार होनी चाहिए, न थकान होनी चाहिए, न हार होनी चाहिए, न थकान होनी चाहिए। बस जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। बस जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। मेहनत इतनी शिद्दत से करो, मेहनत इतनी शिद्दत से करो, अब हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। आइए दोस्तों, इतिहास के सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा मैंने पिछली क्लास में बेटा बताया था कि गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की, और गयासुद्दीन तुगलक ने क्या क्या किया इसके बारे में जाना। मोटा मोटा फिर से मैं जान जान लेते हैं कि क्या क्या इसने कार्य किए। जैसे भारत में नहरों का निर्माण जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता, और डाक व्यवस्था इसके शासनकाल में सबसे प्रॉपर तरीके से होती थी, बढ़िया से सर्वश्रेष्ठ थी। उसके साथ साथ में और इसने क्या किया था कि इसने जो है जो टैक्स है वो उपज का 1/10 और या 1/12 ये भी वसूलना प्रारंभ इसी के द्वारा किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किए जाते हैं। और गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कहाँ हो जाती है? अफगानपुर, यानी तुगलकाबाद के 8 किलोमीटर दूर एक पड़ता है गाँव, उसका नाम है अफगानपुर। अफगानपुर में ही लकड़ी के महल में दब करके इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1325 में। आज जो आगे चलेगा वो होगा, उसी का लड़का बैठेगा गद्दी पर। दिल्ली सल्तनत में अगला सुल्तान कौन बनेगा? तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठेगा। और कब से कब तक रहेगा? तो 1325 से लेकर 1351 तक इसका शासन रहेगा। ये दिल्ली सल्तनत में सबसे योग्य, ये योग्य नहीं, ये कह लो सबसे ज्यादा बुद्धिमान और शिक्षित व्यक्ति अगर कोई था तो यही था। ठीक है, फिर भी ये एक असफल राजा था। और क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादा बुद्धिमान होना और व्यवहारिक होना दोनों अलग अलग बातें होती हैं, समझे। तो वो बुद्धिमान तो था मगर वो व्यवहारिक नहीं था, व्यवहारिक प्रशासक नहीं था। इसी वजह से वो सफल नहीं रहा। मगर ये लंबा समय तक इसने शासन जरूर किया, मगर इसे जनता परेशान रही और जनता से ये परेशान। ठीक है, तो चलते हैं, एक हेडिंग लगाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो कब से कब तक बैठेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक, इसके बारे में, इसका शासनकाल कब से कब तक होगा? तो इसका होगा 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। ठीक, इसका बेटा मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था, नाम उलूंग खां। ठीक, और इसके जो बचपन का नाम था, या कह लीजिए और इसे और अन्य नाम इसके क्या क्या थे? इसे कहा जाता था जूना खां, इसे कहा जाता था जौना खां, इसी को कहा जाता था नूना खां, इसी को कहा जाता था नौना खां। क्योंकि बचपन में जो नाम हम लोगों को दिए जाते थे उनको क्या करता समाज कहीं ना कहीं नए नए नामों से उच्चारित करता है। तो इसी तरीके से इसे भी बहुत सारे नामों से जाना गया। आइए इसके बारे में और जानते हैं कि ये जब गद्दी पर बैठा तो इसके द्वारा क्या क्या किया गया। ठीक है,
तो ये देखो, जब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा तो इसे एक व्यक्ति ने एक अभिलेख में, राजमुंदरी अभिलेख में इसे क्या कहा गया? दुनिया का खान। याद रखना, इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसे क्या कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा गया? दुनिया का, दुनिया का खान। तो दुनिया का खान कहा गया। किस अभिलेख की बात करते हैं? तो कौन से अभिलेख में कहा गया है? तो राजमुंदरी अभिलेख, राजमुंदरी अभिलेख में दुनिया का खान कहा गया मिलता है। राजमुंदरी अभिलेख, ये भी याद रखना, राजमुंदरी अभिलेख में कहा गया है दुनिया का खान। आगे चलते हैं और इसके नोट करके लिख लेना, मोहम्मद बिन तुगलक को और क्या क्या इसे उपाधियां दी गई। तो इसे पागल बादशाह कहा गया, असफलताओं का सुल्तान कहा गया, उसके बाद में इसे कहा गया रक्त पिपासु कहा गया है। ठीक है, हाँ, सनक भरी योजनाओं के कारण इसे जाना जाता था। ठीक है, तो नोट करके लिख लेते हैं। क्या कहा गया है? रक्त पिपासु। ठीक, रक्त पिपासु। और क्या कहा गया है? पागल बादशाह, पागल बादशाह। और इसे क्या कहा गया है कि पागल बादशाह के साथ साथ में इसे असफलताओं का बादशाह भी कहा गया। ठीक, असफलताओं का, असफलताओं का बादशाह, बादशाह, असफलताओं का बादशाह भी इसे कहा गया। ठीक, हाँ, इसकी योजनाओं का कोई भरोसा नहीं रहता था, क्योंकि ये आज योजना चलाता था, कल उसी को बंद कर देता था। तो ये, हालांकि सबसे, दिल्ली सल्तनत में सबसे बुद्धिजीवी कह लीजिए और सबसे बेवकूफ जो शासक था बेटा, वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। ठीक है, हाँ, इसने, इसके बाद में ये चीजें याद रहेंगी। है, राजमुंदरी अभिलेख में पूछा जाएगा कि दुनिया का खान के साक्ष्य कहाँ, किस अभिलेख में मिलते हैं? तो राजमुंदरी अभिलेख में मिलते हैं। और ये किन किन नामों से जाना गया? ठीक है, तो इसे रक्त पिपासु, पिपासु, पागल बादशाह, असफलताओं का बादशाह, इस तरीके से नाम से इसे पहचाना जाता था। और आगे चलते हैं कि प्रशासन इसका क्या था। तो प्रशासन की बात करेंगे। प्रशासन, तो प्रशासन में एक चीज याद रखना इसका, कि इसने उलेमा वर्ग को जो न्यायिक अधिकार दिए गए थे उन्हें क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। तो दो बातें इसकी याद रखनी है। एक क्या याद रखनी है? कि उलेमा वर्ग, इसने उलेमा वर्ग को जो न्यायिक अधिकार, अधिकार मिले थे उन्हें समाप्त कर देता है, उन्हें समाप्त कर देता है। ठीक, हाँ, ये अपने हिसाब से काम करेगा, क्योंकि ये शासन प्रशासन में बहुत उंगली करते थे, उंगली नहीं बल्कि पैर घुसेड़ देते थे उलेमा वर्ग। तो उसने कहा तुम अपना न्यायिक जो है व्यवस्था है, हम तुमसे न्याय नहीं करेंगे, हम खुद न्याय करेंगे। ठीक, न्यायिक अधिकार जो दिए गए थे वो क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। ठीक, अब साथ साथ में क्या करेगा ये? तो ये, अब जो इसके शासन प्रशासन में अब योग्यता को आधार बनाया जाएगा। योग्यता के आधार पर क्या होंगी? जितनी भी प्रशासनिक नियुक्तियां होंगी वो कैसी होंगी? योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर नियुक्तियां करने वाला भी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। ऐसा नहीं कि बिना पढ़ा लिखा भी व्यक्ति कहीं ऊंची पोस्ट पर बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्था पर पहुंच जाएगा, नहीं।
आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर योग्यता है, तो आप अच्छी पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। और इसने कोई भेदभाव नहीं किया उसमें। हिंदू भी अधिकारी बन सकेंगे शासन प्रशासन में, और मुसलमान भी बन सकेंगे। इस्लाम धर्म से भी संबंधित लोग बन पाएंगे और हिंदू धर्म से संबंधित लोग भी बन पाएंगे। ठीक, तो इसने क्या किया, योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की। ठीक, इसने योग्यता के आधार पर इसने योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की। हाँ, योग्यता के आधार पर बेटा नियुक्तियां की। शासन प्रशासन को संभालने के लिए इसने कोई पैतृक काम नहीं किया कि हाँ वंशानुगत होगा, कि जो व्यक्ति अगर बढ़िया पोस्ट पे है तो उसका लड़का भी उस बढ़िया पोस्ट पर पहुंचेगा। नहीं, आपके अंदर अगर क्वालिफिकेशन है, क्वालिटी है, योग्य हो उस पोस्ट के लिए, उस व्यवस्था को देखने के लिए, तो आप जरूर उस पोस्ट को आप पा सकेंगे। ठीक, योग्यता के आधार पर किया गया। ठीक, अब देखो बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम की बेटा योजनाएं। तो योजनाएं कौन कौन सी इसकी हैं, चलो योजनाएं डाल लेते हैं। योजनाएं नहीं, हाँ, इसकी जितनी भी योजनाएं थी वो सबकी सब धरी की धरी रह गई, ये कभी सफल नहीं हुई। जो भी इसने काम जहां पर भी हाथ डाला वहीं हाथ कहा गया, गड्ढे में जाकर के गिरा है। ये व्यक्ति ऐसा था, जो भी काम करता था सबका सब पट कर देता, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक इसका वेट नहीं रहता था, तसल्ली नहीं रहती थी। ये व्यक्ति प्रशासक तो बढ़िया था मगर व्यवहारिक प्रशासक नहीं था। ठीक, क्योंकि ये आज का नहीं बहुत लंबा सोचता था। यानी कि आज चल रहा है 2025, ये है 3025 की सोचता था। ठीक, इतना लंबा अगर सोचोगे, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कह दिया है कि अब रोबोट ही सारा काम करेगा, तो अगर ये बात 100 साल पहले कही गई होती, या 200 साल पहले की गई होती, या 1000 साल पहले कही गई होती, तो अचंभा सा लगेगा, लोग मानेंगे नहीं। ठीक, मगर आज वो हो रहा, मगर वो बात तो सही करता था। मगर बहुत ऐसा लग, जो आज होना है वो बहुत बाद में होगा। इसके लिए जनता पर विश्वास जता ही नहीं पाता था, कर ही नहीं पाता था। इसी वजह से क्या होता था, ये फेल हो जाता था। ठीक, तो ये बहुत लंबा बड़ा यानी दूर तक का सोचता था, इतना दूर तक का सोचता था कि लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते थे। इसी कारण, एक कारण ये भी रहा, ये क्यों असफल रहा है। एक तो इसकी योजनाएं थी, बहुत सोच समझ के डिसीजन नहीं लेता था, है अचानक कोई डिसीजन लिया लोग समझ ही नहीं पाते। फिर कमियां नहीं देखता था कि किसमें क्या कमी है, क्यों ऐसी असफल हुई है। कोई मीटिंग, कोई भी योजनाएं कोई विधिवत तरीके से, नियम कानून तरीके से बनता ही नहीं था। ठीक, बस ही हवा हवाई में चलाया, बस पैसे लगा दिए, खर्च किए, और धीरे धीरे क्या हो गया, ये पूरा कंगाल हो गया। फिर मजबूरन इसे सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी बेटा। ठीक है, यहाँ चलते। तो योजनाओं में पहला क्या आता है कि दोआब क्षेत्र में वृद्धि कर देता है, टैक्स में वृद्धि कर देता है। ठीक, दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि करता है। दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि, दोआब क्षेत्र में कर की क्या कर देता है, वृद्धि का। जैसे ये गद्दी पर बैठेगा, 25 में बैठेगा, 26 में क्या करेगा, 1326 ईस्वी में वृद्धि कर देगा। दोआब क्षेत्र क्या होता है ये भी समझ लेना है। दो नदियों के बीच की जो जमीन होती है वो बड़ी उपजाऊ मानी जाती है। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, दोआब क्षेत्र कहा जाता, कल भी कहा जाता था, आज भी कहा जाता। तो दोआब क्षेत्र क्या होता था, दोआब क्षेत्र ज्यादा उपजाऊ होता था। तो दोआब क्षेत्र में क्या कर दिया गया, टैक्स की इसने वृद्धि कर दी। कब की, 1326 ईस्वी में है। पर योजना कैसी रही, इसकी क्या रही, इसका स्टेटस क्या रहा, ये योजनाएं, यह योजना कैसी रही, असफल रही बेटा, असफल। कैसी रहती है, तो ये असफल रहती है, असफल हो जाती है, ये योजना चलती नहीं है। इसका कारण क्या होता है, उसी समय जब ये टैक्स बढ़ाता है उसी समय क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है सूखा पड़ जाता है। अब जब सूखा पड़ जाएगा तो क्या होगा, और इसके जो अधिकारी थे वो जबरन
टैक्स वसूला करते थे। अब जब जबरन लोगों के पास था नहीं कुछ है तो टैक्स कहाँ से देंगे, ये भी एक कारण था। है सूखा पड़ने के कारण अधिकारी क्या करते थे, जबरन टैक्स वसूलते थे। ये असफल होने का क्या कारण रहा इसका, सूखा पड़ जाने के कारण कारण इनके अधिकारी लोगों से जबरन टैक्स वसूला। ठीक, अब जब जबरन टैक्स वसूला तो लोग वहां नाराज हो गए। ठीक, एक ये कारण था। ठीक, उस समय इसने जब टैक्स बढ़ाया जब पैदा ही नहीं कुछ हुआ, और जब पैदा नहीं हुआ और जबरदस्ती टैक्स वसूलना लोगों से प्रारंभ कर दिया गया। इसके बाद में इसने क्या किया, एक विभाग बनाया मोहम्मद तुगलक ने। तो कृषि विभाग एक नया विभाग बनाया जिसे कहा जाता था अमीर ए कोही। समझे, कृषि के विकास के लिए काम तो ये इसने अच्छा किया। समझे, एक तो ये हुआ, दूसरा क्या हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए एक विभाग बनाया, एक विभाग बनाया। उस विभाग का नाम क्या था, तो नाम याद रखना, क्या नाम था मेरे ताऊ, क्या नाम था, है एक विभाग का नाम था अमीर ए कोही। क्या था, अमीर ए कोही। अमीर ए कोही, अमीर ए कोही एक नया विभाग बना दिया। ये विभाग भी काम नहीं किया है, ये भी काम नहीं किया। ठीक, उसके बाद में दूसरा इसका क्या काम रहा, इसने कौन सी दूसरी योजनाएं लाई, तो याद रखना दोआब क्षेत्र में टैक्स कब बढ़ाया गया, तो 1326 ईस्वी में। योजना कैसी रही, तो असफल योजना ये थी, पहली योजना लाया वो भी चली गई, इसकी योजना खत्म हो गई। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरा क्या हुआ, स्थाना राजधानी का राजधानी परिवर्तित की गई। ठीक, तो दूसरी योजना इसकी कौन थी, राजधानी परिवर्तित की गई। परिवर्तित करना, राजधानी को इसने परिवर्तित कर दिया। पहले राजधानी कहाँ थी, दिल्ली। कहाँ, हमें दिल्ली पसंद नहीं, हम दिल्ली से नफरत करने लगे। ऐसा करते हैं, हम दिल्ली से उठाकर ये राजधानी शिफ्ट कहाँ करेंगे, देवगिरी करेंगे। हैं, उठाकर देवगिरी राजधानी पहुंचा दी। और ये राजधानी कब पहुंचाई, अगले ही साल पहुंचा दी। देखो है 1327 ईस्वी में। कब ये राजधानी वहां पहुंचा दी, शिफ्ट कर दी, 1327 ईस्वी में। कहाँ, हमें दिल्ली वालों से बड़ी नफरत होती है, हैं, हम दिल्ली में नहीं रहेंगे ना, हम यहाँ रहने देंगे किसी को। पूरी दिल्ली को उजाड़ कर दिया, हैं, बर्बाद कर दिया, हैं, कुछ भी नहीं रखा है। जब बताते इतिहासकार बताते हैं, किताबों में लिखा है कि जब इसने कहा अपने सैनिकों को भेजा कि भाई जाकर के देखो कोई बचा तो नहीं है, तो एक अंधा दिखा और एक विकलांग व्यक्ति मिला। उसने कहा कि चलो इसको दोनों को खींच के ले जाओ, तो किसी का हाथ पहुंचा, किसी की टांगे पहुंची। ठीक, इस तरीके से दिल्ली दिल्ली से कहाँ राजधानी बना दी, दौलताबाद। ठीक, अपनी राजधानी कहाँ बना दी इसने, दौलताबाद। ठीक, देवगिरी, इसने राजधानी को कहाँ बनाया, कहाँ ले गया, तो देवगिरी। देवगिरी, ठीक, देवगिरी कहाँ, वही राजा रामचंद्र थे। राजा रामचंद्र जहाँ पर आक्रमण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर किसने किया। और देवगिरी का नाम परिवर्तित किसने किया, तो इसका नाम, नया नाम क्या रख दिया गया, नाम
इसका नया नाम रखा गया दौलताबाद। क्या रखा गया? दौलताबाद का बाद। इसने दौलताबाद उसका नाम रखा। ज्यादा लंबे समय तक राजधानी यहाँ पर भी नहीं चलेगी, है। ज्यादा लंबे समय तक राजधानी नहीं चलेगी। कहाँ कब तक रहेगी? 1327 में बनाई जाती है और 1335 में फिर ये दिल्ली ले आता। ठीक। तो अब देखो दिल्ली सल्तनत में ये कौन सी राजधानी बन गई है? समझे, 4 राजधानियां मैंने बता दी थी, ये 5वीं राजधानी बनेगी देवगिरी। ठीक। तो ये देवगिरी कैसी है? देवगिरी दिल्ली सल्तनत की 5वीं राजधानी है। ठीक, याद रखना ये भी, मैंने 6 राजधानियां बताई थी, तो देवगिरी को राजधानी इसने बना दिया। उसके बाद ये राजधानी कब तक रहती है? ये क्या करेगा? 1335 ईस्वी में, 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। अपनी राजधानी, वहां लोग सरवाइव नहीं कर पाए। ठीक, ज्यादा दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्रों में ज्यादा विद्रोह होने लगे। वो सोचता था कि वहां पे हम शिफ्ट हो जाएंगे तो हमें बढ़िया रहेगा, मगर वहां से उसने कंट्रोल दिल्ली पर नहीं कर पाया। ठीक, तो दिल्ली को अपना उसने 1935 में पुनः राजधानी बना ली। तो दिल्ली इसे पुनः राजधानी इसने बना ली, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब राजधानी परिवर्तन में 2 बातें याद रखना। क्या बात याद रखना? एक तो याद रखना है राजधानी परिवर्तन इसने किया कब? तो 1327 में किया। उसके बाद ये याद रखना कि इसने कहाँ पर किया था परिवर्तन करके? तो दो देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता, समझे, तो वहां पहुंचा दिया। उसके बाद में उसका नाम भी परिवर्तन कर दिया। क्या कर दिया? दौलताबाद किया, है। जब वहां नहीं सरवाइव कर पाया, नहीं रह पाया, है, उसके बाद में इसने फिर राजधानी को पुनः दिल्ली शिफ्ट कर दिया। तो 1335 में ये फिर से दिल्ली आ गया शिफ्ट होने के लिए। ठीक, ये। और इन सब चीजों में क्या होता था? उसकी आर्थिक तो नुकसान होता ही था और मानसिक भी परेशान बैठा रहता था। आर्थिक तो नुकसान होता था, साथ में मानसिक परेशान भी रहता था। ठीक। अब इसके बाद में इसकी एक और योजना आती है। एक योजना कब आएगी? 1329 में आएगी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया इसने। अगली कौन सी आएगी? तीसरी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा क्या होता है? अब इसके खजाने में सोना चांदी तो शॉर्ट पड़ गया, कम पड़ गया। अब इसने कहा भैया चलाएंगे कैसे? ये व्यवस्था कैसे आगे सरवाइव करेंगे? हैं, सबका देना लेना कैसे होगा? देश है, क्षेत्र कैसे, प्रदेश कैसे चलेगा? ऐसी सारी व्यवस्थाएं मैनेज की जाएंगी। ठीक, तो इसने सांकेतिक मुद्राएं चलाई 1329 ईस्वी में। 1329 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा इसने चलाई। ठीक, हाँ, सांकेतिक मुद्रा इसने चलाई। ठीक, और ये जो था मोहम्मद, ये प्रचलन के कारण, यानी कि ये मुद्राओं के प्रचलन के कारण एक व्यक्ति था, एक इतिहासकार था जिसका नाम है एडवर्ड थॉमस। इसने कहा है अमीरों का राजकुमार या धनवानों का राजकुमार। किसने कहा है? तो एडवर्ड थॉमस ने। एक लिख लेते हैं। इस कारण, इस कारण, कारण एडवर्ड थॉमस ने, यानी कि मोहम्मद तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को, बिन तुगलक को इस कारण एल्बर्ट थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का, धनवानों का राजकुमार कहा। याद रखना, धनवानों का राजकुमार किसने कहा? समझे, तो एल्बर्ट थॉमस ने कहा बेटा, ये याद रखना। ठीक,
ये आगे चलते हैं, धनवानों का राजकुमार कहा। ठीक। और ये प्रेरणा जो कहाँ इसे मिलती है, ये जो ये सांकेतिक मुद्रा चलाने की जो प्रेरणा मिलती है, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है, कहाँ से ये दिमाग चलता है इसका कि ऐसा होना चाहिए। हाँ, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं भाई, इसी तरीके से इसे भी प्रेरणा भैया कहीं से मिल रही। तो ये प्रेरणा कहाँ मिलती है? चीन के शासक थे कुबलई खां, यानी कि एक चीन के शासक थे, चीन के शासक जिसका नाम था कुबलई खां। कुबलई खां से ये मिली। चीन में भी सांकेतिक मुद्रा चलती थी, उसने भी चला रखी थी, और वो मगर सफल रहा होगा, ये सफल नहीं रहा। ठीक। उसके बाद ईरान के शासक थे जिनका नाम है गजनफर है। ईरान के शासक क्या नाम है? गजनफर। इसने, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिसने सांकेतिक मुद्रा है, ये लोग वहां अपनी सांकेतिक मुद्रा चलाते थे, उसी की प्रेरणा के आधार पर इसने भी भैया सांकेतिक मुद्रा चला दी है। ये नहीं देखा उसने क्या किन परिस्थितियों में चलाई होगी, क्या व्यवस्था रही होगी, किस तरीके से चलाई। अब इसने जब सांकेतिक मुद्रा चलाई तो ऐसी कोई मुद्रा नहीं थी जो घर में ना बने। लोगों ने घर में ही फैक्ट्री खोल ली बहुत सारी, हर घर में ये मुद्रा बनने लगी, हर घर में ये काम चलने लगा। ठीक। ओरिजिनल मुद्राओं को सोने चांदी वाले घर पे रख लिया करते थे, ये सांकेतिक मुद्रा बाजार में पहुंच गई बहुत ज्यादा। जब बाजार में ये मुद्रा पहुंच जाती है, ठीक है, तो ये क्या किया, तांबे और पीतल के सिक्के चलाए गए थे। ठीक। तो बहुत सारी ये जब मुद्राएं चल जाती हैं तो वो कहता है कि हटाओ इसको, बंद करो भाई, तो बंद कर दी जाती है। अब कहा जाता है कि ऐसा करो कि जो मुद्राएं जमा कर दीजिए और आपको ओरिजिनल मुद्राएं मिल जाएंगी सोने चांदी वाली। तो अभी लोगों ने फर्जी मुद्राएं बहुत सारी थी जमा कर दी, और जो भी पैसा उसके खजाने में था वो भी सारा खाली हो गया। ठीक। ये योजना कैसी रही? ये योजना भी कैसी रही? असफल रही। समझे? ये योजना भी कैसी रही? असफल रही। और ये भी बेटा कैसी रही? असफल रही। हाँ। और उसके बाद में क्या होता है कि ये तांबे सिक्के कैसे थे? तांबे और पीतल के सिक्के बने थे, ये भी याद रखना। ये जो सिक्के सांकेतिक थे ये कैसे थे? समझे? ये तांबे के थे, तांबे व पीतल के, पीतल के सिक्के थे। ठीक। हाँ। तांबे अगर पूछ लिया जाए सांकेतिक मुद्रा किसकी थी, कौन सी धातु के थे, तो तांबे और पीतल की ये सिक्के थे। ठीक। हाँ। और जिसका मूल बेटा चांदी के टंका के बराबर था। ठीक। इन दोनों का मूल कैसा था? चांदी के टंका के। चांदी का टंका किसने चलाया था? तो याद रखना, किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया, इल्तुतमिश ने चलाया था। सांके तांबे पीतल के जरूर थे, मगर इनकी वैल्यू जो थी है, मूल्य था, इसके बराबर था चांदी के टंका के बराबर। ठीक। याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसके कुछ अभियान हैं, अभियानों पर चर्चा कर लेते हैं। ये याद रहेगा। चलते हैं आगे। मोहम्मद बिन तुगलक के अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक के अभियान। ठीक। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के अभियान। इसने कहाँ कहाँ प्लानिंग की, सब के सब धरी की धरी रहेगी, कोई भी इसकी प्लानिंग सफल नहीं हुई। तो एक और असफल इसका अभियान भी कर लेते हैं कि खुरासान का अभियान। ठीक। खुरासान का अभियान कब चलता है? तो 1337 ईस्वी में चलेगा खुरासान का अभियान। तो पहला लिख लेते हैं, खुरासान का अभियान। खुरासान का अभियान, ये कब होता है? तो 1337 ईस्वी, खुरासान का अभियान।
ये भी कैसा रहा, ये भी अभियान बिल्कुल बेकार ही रहा। किसने क्या किया, हम खुरासान को जीतने की प्लानिंग करेंगे, ऐसा करते हैं कि हम 3 लाख, इसने 3,70,000 सैनिकों को अग्रिम वेतन 6 महीने का दे दिया। हाँ कि तुम आराम से दंड पे लो और बढ़िया से खा पी के बढ़िया सो, हम 6 महीने बाद हम पूरी प्लानिंग के साथ में क्या करेंगे, खुरासान को हम विजित करेंगे, जीतेंगे। ठीक। हाँ, तो इसने क्या किया, इसने, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, इसको क्या कहेंगे, MBT, यानी मोहम्मद बिन तुगलक, तो ऐसे लिख देते हैं। इसने इसने सैनिकों को सैनिक कितने थे, तो 3,70,000, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,70,000 लगभग सैनिकों को क्या किया इसने, अग्रिम वेतन दिया। अग्रिम वेतन, अग्रिम वेतन दिया। अब देखो, एक तो इसके पास पैसा भी नहीं है, ऊपर से अग्रिम वेतन देके उनको क्या करेगा, वेतन दे देता। और फिर बाद में क्या होगा कि कहा कि 6 महीने के बाद हम लड़ाई करेंगे, और इसी बीच में क्या हो जाता, समझौता हो जाता, संधि हो जाती, जिसका कारण क्या हो जाता, युद्ध नहीं होता। फिर क्या होता है कि समझौता हो जाता है, क्या हो जाएगा, समझौता हो जाएगा, समझौता। अब समझौता, समझौता के कारण युद्ध नहीं होता, युद्ध नहीं होता है, होता है, पर सैनिकों से एक भी पैसा नहीं लिया जाता। ठीक। ये भी इसका सब प्लान क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया। ठीक। समझौता होने के बाद में क्या, सैनिकों ने जो तो खा पी के सब पट्ट कर दिया, सब बराबर कर दिया। अब उनसे लोगे कहा भाई, अग्रिम वेतन दे करके इसने काम किया। उसके बाद क्या होगा, कराचिल अभियान होगा। इसके बाद एक और अभियान किया जाएगा, तो कराचिल अभियान। ठीक। और ये कराचिल अभियान कब होगा, तो ये कराचिल बेटा अभियान जो होगा 1338 में होता है। ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, कराचिल अभियान, कराचिल अभियान, कराचिल अभियान कब होता है, तो 1337 ईस्वी में, 1337 ईस्वी में कराचिल अभियान होता है। अभी कराचिल अभियान में क्या होगा कि इसने क्या किया, एक खुसरो मलिक था, खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना को भेजता है, कहाँ पर, कराचिल। और कराचिल एक पहाड़ी क्षेत्र होता है, तो पहाड़ी क्षेत्र में जब सैनिक जाते हैं, तो जितने भी सैनिक जाते हैं वो सबके सब रास्ता भटक जाते हैं, कोई किसी का शिकार हो जाते हैं, कोई किसी का शिकार हो जाते हैं। तो उसके पास में जब वापस आए सैनिक, तो उसमें से मात्र 3 बेटा अधिकारी ही वापस जिंदा लौट पाए। तो ये कराचिल अभियान भी जो इसका था, ये भी ध्वस्त हो जाता, सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में विशाल सेना पहाड़ी क्षेत्रों में भेजी, और क्या किया, और पहाड़ी क्षेत्रों में रास्ता भटक गए हैं। रास्ता भटक जाने के बाद में क्या किया, बहुत सारे सैनिक वहीं फंस के मर गए, और मात्र 3 सैनिक ही वापस लौटे। तो ये भी इसका क्या हो गया, ये भी इसमें इसका नुकसान हुआ, और ये भी इसका सफल नहीं हो पाया काम। ठीक है। तो लिख लेते हैं, यानी कि MBT, यानी मोहम्मद बिन तुगलक क्या करेगा, समझे, खुसरो मलिक, खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना, एक विशाल सेना सेना पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्र में क्षेत्र में भेजी जाती है।
जाती है, परंतु रास्ता भटक जाने के कारण कारण अधिकांश सैनिक मर जाते हैं। ठीक, यहाँ तक दिया गया है कि बेटा मात्र 3 अधिकारी ही वापस लौटते हैं दिल्ली में, और बाकी के सारे सैनिक खत्म हो जाते हैं। तो ये कराची अभियान भी पूर्ण नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से कराची अभियान कब चलाया गया था, अभियान किया गया था, तो 1337 में किया गया था। ठीक, कौन उसका नेतृत्व करता था, सेनापति किसे बनाकर भेजा गया था, तो याद रखना खुसरो मलिक। कौन था, कौन से मलिक थे बेटा, खुसरो मलिक थे। तो खुसरो मलिक के नेतृत्व में ये भेजा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं कि मोहम्मद और कुछ तथ्यों को बात कर लेते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात करते हैं, फिर आगे आगे धीरे धीरे इस पे बात और की जाती है। ठीक, तो देखो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इसने ये क्या किया कि जैन जैन विद्वान जिन सूरी को इसने क्या किया, दरबार में बुला करके सम्मानित किया। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान कौन सूरी थे, जिन सूरी को को दिल्ली दरबार में दिल्ली दरबार में बुलाकर कर सम्मानित किया, सम्मानित किया बेटा। ठीक, ऐसा यही व्यक्ति कर सकता है जो जिसकी योग्यता के बारे में इसे, क्योंकि पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था, हर हर चीज को समझता था। तो जिन सूरी को बुला करके दरबार में इसने क्या किया, सम्मानित किया। समझे, और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो हिंदू त्योहारों को भी, यानी कि हिंदू त्योहारों में भी हिस्सा लेता था। लिख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने 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 हिंदू त्योहारों जिसने हिंदू त्योहारों जैसे होली, दीपावली, होली दीपावली त्योहारों में हिस्सा लिया, हिस्सा हिस्सा लिया। ठीक, हिस्सा लिया, हाँ, हिंदू त्योहारों पर हिस्सा लेने वाला, पार्टिसिपेट करने वाला, बनाने वाला कौन सुल्तान था दिल्ली का, तो मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक ने हिंदू त्योहारों पर भी इसने हिस्सा लिया। ठीक, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के एक सूफी संत थे जिनका नाम था शेख सियाबुद्दीन। शेख सियाबुद्दीन को दिल्ली का क्या बना दिया गया है, दिल्ली में दीवान ए मुखत्तक, मुखत्तक एक पद होता है, उसे पद दे दिया गया। ठीक, तो अगला लिख लेते हैं, तीसरी चीज,
मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इसने दिल्ली के सूफी संत, दिल्ली के सूफी संत, संत का नाम क्या है, शेख सिहाबुद्दीन, शेख सिहाबुद्दीन, शेख सिहाबुद्दीन को क्या बना दिया है, एक पद दिया है सिहाबुद्दीन को, दीवान ए मुक्तक, ठीक, को दीवान ए मुक्तक पद दिया, दिया, ठीक। तो दीवान ए मुक्तक पद किसने दिया, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया, ये चीज याद रहे, ठीक। और ये दिल्ली के कैसे थे, सूफी संत थे जिसका नाम था शेख सिहाबुद्दीन, ये पद दिया, ठीक। हाँ, आगे चलते हैं इसके बारे में, इसकी मृत्यु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मृत्यु से पहले कुछ और बातों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों में चौथी बात हम बताते हैं कि इसके दरबार में एक अफ्रीकी यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था, इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अक्सर कर पूछी जाती है, मोहम्मद तुगलक के दरबार में इब्न बतूता, इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री आया, ठीक। और ये इब्न बतूता आया कब था, तो ये भी ध्यान रखना, भारत कब आया, 1333 ईस्वी में। उस समय शासक कौन था, तो शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। इब्न बतूता के बारे में जान लेते हैं कि 24 फरवरी 1304 ईस्वी में इसका जन्म होता है मोरक्को में। इसका जन्म जो होता है, जन्म कब होता है, तो 20 फरवरी 1304 ईस्वी में, ठीक। 1304 ईस्वी में कहाँ होता है, तो मोरक्को में, अफ्रीका में पड़ता, मोरक्को, मोरक्को में हुआ था, ठीक। तो ये मोरक्को अफ्रीका से ही आया हुआ था 1300, बाद में इसे चीन भेजा जाता है और 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत बनकर के जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो बात आती है कि दिल्ली का ऐसे प्रधान काजी बना दिया जाता है। इसी को क्या बनाया जाता है, दिल्ली का प्रधान काजी, काजी या कह लो कोतवाल नियुक्त किया जाता, काजी बनाया जाता, काजी बनाया जाता, ठीक। हाँ, उसके बाद 1342 ईस्वी में ये मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत बनकर के कहाँ जाएगा, अपना राजदूत बना करके चीन भेजेगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, यहीं पर लिख लेते हैं इसे, 1342 ईस्वी में, 42 ईस्वी में अपना राजदूत, राजपूत नहीं राजदूत, राजदूत बनाकर कर चीन भेज देता है, चीन भेज देता है। कब भेजता है, 1342 में। कौन भेजता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक भेजता है चीन को, चीन में अपना राजदूत बना करके चीन भेज देता है, ठीक। ये बात है। अब आगे चलते हैं कि इसकी, ये तो बातें आप लोगों की हो गई महत्वपूर्ण तथ्यों में, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बनाए गए भी हैं, आए भी हैं कंपटीशन में, याद रखना बच्चे, ठीक है, याद रखना सारी चीजों को।
आगे देखते हैं, कुछ और बातों को जान लेते हैं इसकी मृत्यु, और उसके बाद में अगला जो शासक होगा वो कौन होगा? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब देखो इसकी मृत्यु कब होती है? तो ये 20 मार्च 1351 में होती है, ठट्टा के निकट मृत्यु। तो मृत्यु कब होती है? 20 मार्च 1351 ईस्वी। क्या होती है? ठट्टा के निकट, के निकट है, ठट्टा के निकट होती है 20 मार्च 1351 में। इतनी बात याद रखना। अब नोट में एक बात और याद रखना कि अब मरने के बाद में लोगों ने क्या कहा, यानी कि इतिहासकार थे बदायूं, बदायूं, तो बदायूं ने क्या क्या कहा कि लिखते हैं कि अंततः प्रजा को राजा से, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली। ठीक, हाँ, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक की मृत्यु पर बदायूं ने लिखा, क्या लिखा? कि अंततः प्रजा को राजा से, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, मुक्ति मिली। ये बात किसने की? क्योंकि इस मोहम्मद बिन तुगलक से राजा परेशान, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक से प्रजा परेशान थी और प्रजा से बेटा राजा परेशान था। अब जब दोनों एक दूसरे से परेशान थे, दोनों एक दूसरे से परेशान थे, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है वैसे ही बदायूं लिखते हैं कि अंततः प्रजा को राजा से, राजा को प्रजा से, दोनों से क्या हो गई? मुक्ति प्रदान हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहा है, और जितना भी लंबा शासनकाल रहा उसकी जितनी भी योजनाएं थी, उसकी कार्य करने की पद्धति थी, वो जनता न जनता समझ पाई, न जनता को वो समझ पाया। एक दूसरे में कहीं कोऑर्डिनेशन हुआ ही नहीं, तालमेल बैठता ही नहीं था, है कभी इधर कभी उधर, ये सारी चीजें बेटा चलती रहती थी। हालांकि वो युग जरूर था बहुत सारा, मगर उसके अंदर कुछ व्यवहारिक जो प्रशासक था वो व्यवहारिक प्रशासक नहीं था, इस कारण ये सफल नहीं हो पाया अपने शासन पीरियड में। मगर शासन बताओ 1325 से लेकर 1351 तक ये शासन, इसने इतना लंबा शासन किया, यानी कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल अगर किसी वंश का है तो तुगलक वंश का ही। ठीक, आई होप आप लोगों को अगर ये मेरा प्रयास या ये मेरा मेहनत और पढ़ाने का ढंग जो भी हो, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और इसी के साथ में लेते हैं आज विदा। थैंक यू, धन्यवाद, और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए।